वेल्थ बिल्डिंग और पैसा बढ़ाने के इस डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो संपत्ति निर्माण के बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से स्टार्ट होगी और उन एडवांस स्ट्रेटजीज तक जाएगी जो सच में पोर्टफोलियोज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। देखिए, आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज के बारे में हम सब बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक छुपा हुआ इंजन काम करता है ना, उसको पूरी तरह से समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस चर्चा में हम सीधे डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस वेल्थ बिल्डिंग इंजन के हर एक पुर्जे को खोलकर देखेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें डिटेल में चलते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। 1. म्यूचुअल फंड्स और सेबी के बेसिक्स। 2. म्यूचुअल फंड्स के प्रकार। 3. एसआईपी की असली ताकत। 4. बेयर मार्केट्स में जीतने के तरीके। 5. टॉपअप एसआईपी का जादू। और आखिर में 6. डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स के बीच का बड़ा फर्क। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। 1. म्यूचुअल फंड्स और सेबी बेसिक्स। आखिर इस पूरे सिस्टम की बुनियाद क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल, म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करता है? इसे एक ऐसी बड़ी गुल्लक की तरह समझिए जहां अलग अलग निवेशक यानी इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक साथ इकट्ठा करते हैं, पूल करते हैं। इस इकट्ठे किए गए पैसे को फिर डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है और बदले में निवेशकों को मिलती हैं यूनिट्स। अब एक टर्म जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है वो है एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। ये एक्चुअली बहुत ही आसान मैथ्स है। एनएवी का सीधा सा मतलब है स्कीम में रखी गई सभी सिक्योरिटीज की टोटल मार्केट वैल्यू को टोटल यूनिट से डिवाइड कर देना। सिंपल। जैसे मान लीजिए अगर मार्केट वैल्यू 200 लाख हैं और 10 लाख यूनिट्स हैं तो एनएवी निकल कर आएगा एग्जैक्टली 20 रुपए। क्योंकि डेली मार्केट वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए एनएवी भी रोजाना ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। अब एक डर हमेशा रहता है कि क्या पैसा वाकई सेफ है। यहां पर एंट्री होती है सेबी की। निवेशकों का पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है क्योंकि सेबी ने सच में बेहद स्ट्रिक्ट नियम बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए ट्रस्टी कंपनी और एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दोनों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना बिल्कुल जरूरी है। इसके अलावा सेबी ने एक और कमाल का काम किया है। उन्होंने एंट्री लोड पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसका मतलब यह है कि फंड में इन्वेस्ट करते वक्त किसी भी तरह का कोई एंट्री चार्ज नहीं काटा जा सकता। और तो और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए हर एक फंड को अपना एनएवी रोजाना अपडेट करना ही पड़ता है और हर महीने अपने पोर्टफोलियो की पूरी डिटेल्स पब्लिक करनी पड़ती है। ये एक बेहद ट्रांसपेरेंट और हेवीली प्रोटेक्टेड सिस्टम है। अब जब बुनियाद क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आखिर इस इंजन के कितने वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं? स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी यानी पैसा निकालने की आसानी, इन दो चीजों के आधार पर फंड्स को दो मेन हिस्सों में बांटा जाता है, ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड स्कीम्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें जब चाहे तब डेली एनएवी पर यूनिट्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं। यहां लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, पूरी आजादी है। इसके बिल्कुल विपरीत क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स में एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड लॉक होता है, जैसे 3 से 5 साल। इनमें सिर्फ शुरुआती न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ के वक्त ही पैसा लगाया जा सकता है और उसके बाद ये सीधा स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं। ऑब्वियसली ज्यादातर आम निवेशक ओपन एंडेड फंड्स को ही पसंद करते हैं क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद बात आती है एसेट क्लासेस की, यानी कि फंड पैसे लगाएगा कहां। इनको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है इक्विटी या ग्रोथ फंड्स, जो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका लक्ष्य होता है लॉन्ग टर्म में कैपिटल को बढ़ाना, हालांकि इनमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है। दूसरी कैटेगरी आती है डेट या इनकम फंड्स की। ये फंड्स बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, जिससे एक स्टेडी इनकम मिलती है और रिस्क काफी कम होता है। और तीसरी कैटेगरी है हाइब्रिड या बैलेंस्ड फंड्स। इनमें इक्विटी और डेट दोनों का एक बैलेंस्ड मिश्रण होता है, जो मॉडरेट ग्रोथ के साथ रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है। सच तो यह है कि उम्र, रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर ही इनमें से सही कैटेगरी चुननी चाहिए। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 पर। 3. द पावर ऑफ एसआईपीज। ये निवेश का एक ऐसा तरीका है जो एक्चुअली किसी मैजिक से कम नहीं है। एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन जो हर निवेशक के माइंड में आता है, निवेश एक साथ किया जाए यानी लमसम या फिर एसआईपी के जरिए। देखिए, लमसम में एक साथ बड़ा पैसा लगता है जिसमें मार्केट को टाइम करने का एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पर हो और सारा पैसा एक साथ लगा दिया जाए तो आगे चलकर बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एसआईपी एक अलग ही लेवल की शांति देता है। यह हर महीने एक छोटी फिक्स राशि निवेश करने का ऑटोमेटिकली मौका देता है, जिससे मार्केट टाइमिंग की चिंता सच में पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। यह डायरेक्टली रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की ताकत दिखाता है। मान लीजिए हर महीने सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं। जनवरी में मार्केट एनएवी 10 रुपए था तो 100 यूनिट्स खरीदे गए। अब अप्रैल आते आते मार्केट थोड़ा गिरा और एनएवी 9.5 पे आ गया। अब यहां ध्यान दीजिए, उसी 1000 रुपए में अब ऑटोमेटिकली 105 यूनिट से ज्यादा मिल गए। उसके बाद जून में मार्केट ऊपर गया, एनएवी 11.5 हुआ तो सिर्फ 86 यूनिट्स मिले। ऐसे ही करते करते साल के अंत में कुल 1186 यूनिट्स जमा हो गए। और सबसे जबरदस्त बात क्या है, हर यूनिट की एवरेज कॉस्ट आई सिर्फ 10 रुपए 11 पैसे। यानी जब मार्केट गिरती है, एसआईपी नेचुरली आपके लिए सस्ते में और ज्यादा यूनिट्स बटोरने लगती है ना कमाल का एडवांटेज। अब हम अपने सेक्शन 4 पर आ चुके हैं, विनिंग इन बेयर मार्केट्स।
क्योंकि जब बाजार गिरता है तब सबसे ज्यादा टेस्ट निवेशक के दिमाग का होता है। जब भी मार्केट 20% या उससे ज्यादा डाइव लगाता है तो उसे हम बेयर मार्केट कहते हैं। ऐसे स्ट्रेसफुल वक्त में एक डर भरा सवाल बार बार घूमता है, क्या मार्केट क्रैश के दौरान एसआईपी रोक देनी चाहिए? और सच बताएं तो बहुत से लोग डर के मारे यही सबसे बड़ी गलती करते हैं और अपनी एसआईपीज बीच में ही बंद कर देते हैं। लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। सच्चाई यह है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के चलते मार्केट का डिप सिर्फ और सिर्फ एक डिस्काउंट सेल की तरह काम करता है। जब बाजार गिरता है तो एनएवी का प्राइस ड्रॉप हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अब पहले के मुकाबले ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिलेंगे। बेयर मार्केट एक्चुअली नुकसान का वक्त नहीं है, बल्कि पोर्टफोलियो में और ज्यादा यूनिट्स ऐड करने का एक सुनहरा मौका होता है। जिन निवेशकों ने मार्केट क्रैश के दौरान अपना निवेश नहीं रोका, हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि जब मार्केट वापस बाउंस करता है तो उनका पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होता है। तो बेयर मार्केट से सेफली गुजरने का एक छोटा सा सर्वाइवल गाइड यहां है। पहला रूल, डिसिप्लिन बनाए रखें और पैनिक में आकर कभी भी बेचने की कोशिश ना करें। दूसरा, इस कॉन्सेप्ट को समझें कि पोर्टफोलियो का ओवरऑल एक्विजिशन कॉस्ट यानी खरीद की एवरेज लागत धीरे धीरे कम हो रही है। तीसरा, जो कि एक प्रो मूव है, इस सस्ते मार्केट में अपने एसआईपी को टॉप अप करने के बारे में जरूर सोचें ताकि सस्ते रेट्स पर ज्यादा यूनिट्स बटोरे जा सकें। और आखिरी रूल, अपना होराइजन बड़ा रखें, कम से कम 7 से 10 साल का। इतने लंबे टाइम स्पैन में ये छोटे मोटे क्रैशेस वाकई कोई फर्क नहीं डालते। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट सेक्शन 5 पर आते हैं, द टॉप अप एसआईपी मैजिक। इसे वेल्थ का टर्बो चार्जर भी कहा जाता है। कंपाउंडिंग कितनी फास्ट काम कर सकती है, उसका जादू 20 इयर्स के इस डेटा चार्ट में साफ दिखता है, जहां एक स्टैंडर्ड 12% रिटर्न अज्यूम किया गया है। पहला बार देखिए, ये एक नॉर्मल एसआईपी है जिसमें हर महीने सिंपली 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए। 20 इयर्स बाद ये बन जाता है लगभग 99.91 लाख रुपीस का फंड। टोटली ब्रिलियंट। लेकिन अब दूसरे बार को ध्यान से देखिए, ये है टॉप अप एसआईपी का कमाल। इसमें शुरुआत तो वही 10,000 से हुई, पर डिफरेंस ये है कि हर साल एसआईपी अमाउंट को सिर्फ 10% बढ़ाया गया। और नतीजा क्या रहा? 20 इयर्स बाद ये फंड ग्रो होकर हो गया लगभग 1.99 करोड़ रुपीस। नो वे, राइट? एक छोटे से 10% एनुअल टॉपअप ने पूरी वेल्थ को ऑलमोस्ट डबल कर दिया और सीधा 1 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट किया। यह वाकई माइंड ब्लोइंग है। और अब हम आ गए हैं इस वेल्थ बिल्डिंग सीरीज के आखिरी और शायद सबसे आई ओपनिंग सेक्शन 6 पर, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान्स। चलिए समझते हैं खर्चों का वो छुपा हुआ असर जो साइलेंटली रिटर्न्स को खा जाता है। क्या एक्सपेंस रेशियो में सिर्फ 1% का छोटा सा डिफरेंस किसी निवेशक की पूरी जिंदगी की कमाई पर बड़ा असर डाल सकता है? इस टेबल को देखकर अंदाजा लगाइए। रेगुलर प्लान्स में एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट का कमीशन ओपनली जुड़ा होता है, जबकि डायरेक्ट प्लान्स में ऐसा कोई कमीशन नहीं होता। अब मान लीजिए किसी की 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी चल रही है और उनके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान के मुकाबले सिर्फ 1% ज्यादा है। 5 साल बाद ये लॉस सिर्फ 19,438 रुपए दिखता है, जो लगता है कि चलो ठीक है, ज्यादा नहीं है। लेकिन कंपाउंडिंग यहाँ रिवर्स डायरेक्शन में अपना गेम खेलती है। वही 10 साल बाद लॉस बढ़कर हो जाता है 1.1 लाख। 20 साल में नुकसान सीधा 9.2 लाख पहुंच जाता है और 30 साल बाद जी हाँ, एग्जैक्टली 44.9 लाख रुपए। सिर्फ और सिर्फ 1% फीस के छोटे से डिफरेंस की वजह से ऑलमोस्ट 45 लाख रुपए का ह्यूज नुकसान हो रहा है। सोचिए, जो पैसा डायरेक्ट प्लान में एक्चुअली कंपाउंड होकर इन्वेस्टर के अकाउंट में आ सकता था, वो बस छोटी सी फीस और कमीशन के रूप में लीक हो गया। लंबी अवधि के गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट के लिए ये 45 लाख का लीकेज एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक साबित हो सकता है। डायरेक्ट प्लान्स बेसिकली इस पूरे वेल्थ लीक को कंप्लीटली रोक देते हैं और आपका सारा पैसा वही रखते हैं जहां उसे होना चाहिए। तो इस पूरे डीप डाइव विश्लेषण के एंड में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पीछे छूट जाता है। कहीं वर्तमान पोर्टफोलियो अनजाने में रेगुलर प्लान की फीस की वजह से पैसा लीक तो नहीं कर रहा? और क्या हम टॉप अप एसआईपीज जैसी उस जादुई स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली मिस तो नहीं कर रहे, जो वेल्थ को डबल कर सकती है? उम्मीद है इस चर्चा से सारे फैक्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। आज अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करना और इस वेल्थ बिल्डिंग इंजन को ट्यून करना बेहद जरूरी है। याद रखिए, नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करना ही असली सफलता है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।